हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त संभव। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था रूसी क्रांति के कारणों को। आज हम लोग उसके परिणाम को देखते हैं या प्रभाव को देखते हैं, और बाकी क्या इसका महत्व रहा इसको हम लोग देखते हैं। अक्टूबर 1917 में लेनिन के सत्ता में आने से रूस में साम्यवादी शासन प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इससे पूर्व रूस में जारशाही सत्ता के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन चल रहे थे। बोल्शेविक दल ने सत्ता पर काबिज तो पा लिया था, साम्यवादी शासक स्थापित कर लिया था, उसके जो सिद्धांत थे उसको उन्होंने मान्य करने की बात कही थी। लेकिन फिर भी हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यह जो साम्यवाद आया था वो पूंजीवाद के परिपक्वता से नहीं आया था, बल्कि डायरेक्ट लाया गया था। रूसी समाज अभी भी सामंती थे, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विचार से जो है युक्त थे। ऐसे में मार्क्स के विचार को यथावत रूप में लागू करना उतना संभव नहीं था। इसीलिए हम लोग बाद में देखते हैं कि सोवियत संघ का जो है 1990 के दशक में समाप्ति भी हो जाती है। इसका कारण ही वही है। अब इसके बाद बारी बारी से हम इसको देखते हैं कि परिणाम में, राजनीतिक परिणाम में क्या क्या हुए। तो राजनीतिक परिणाम में आप देखेंगे कि जारशाही की समाप्ति हो गई, अनेक राजवंशों का पतन हो गया, प्रथम विश्व युद्ध से रूस जो है अपने आप को अलग कर लिया, साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हुआ, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्ति संघर्ष में वृद्धि हो गई, और विश्व जो है दो वैचारिक गुटों में बट गया, एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। अगला जो हम लोग कारण देखते हैं वो आर्थिक कारण को देखते हैं। आर्थिक कारण में क्या है कि आर्थिक समानता का जन्म हुआ, क्योंकि इसी पे सारा लड़ाई लड़ा गया था। रूस की आर्थिक और औद्योगिक विकास हुआ, जिस पर सत्ता का जो है अधिकार हो। ये नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास, ये जो पंचवर्षीय योजना जो भारत में भी आप लोग देखते हैं वो कहाँ से, रसिया से ही आया है। तो नियोजित, हर 5 साल पे पंचवर्षीय योजना स्थापित कर कर, नियोजित कर कर और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। और किसान और मजदूर, इसी के बदौलत ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार किया गया, क्योंकि ये केंद्र में थे। सामाजिक परिणाम में देखते कि क्या सब परिवर्तन हुए। तो वर्ग भेद की जो नीति थी उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई। आपको पता है ना कि जो सुविधाहीन वर्ग और सुविधायुक्त वर्ग दो में विभाजित था, इसकी अब समाप्ति हो गई। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला, क्योंकि पहले जारशाही में जो है एक फिक्स दम होता था, और जो साम्यवादी होते वो धर्म को मानते ही नहीं है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला। शिक्षा का विकास किया गया, और महिलाओं की स्थिति जो पहले दयनीय होती थी अब उसमें परिवर्तन आया, उस सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैश्विक प्रभाव, ये वैश्विक प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व में साम्यवादी विचारों का प्रसार हुआ। वहीं से आप देखेंगे कि चाइना में भी जो है वो बढ़ता है, भारत पे भी उसका थोड़ा सा प्रभाव रहता है। यद्यपि हम लोग समाजवादी हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद दोनों को मानते हैं, फिर भी हम लोग रूस से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। आप वहाँ देखेंगे तो वेनेजुएला में आपको मिलेगा, क्यूबा में मिलेगा। इसी के बाद जो है ना, ये शीत युद्ध का जो दौर जो शुरू हुआ था वो यही नया विचार आने के कारण, एक पूंजीवाद और एक साम्यवादी। अनेक देशों में तो ये हो गया कि श्रमिकों के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का अब उदय होने लगा, क्योंकि अब श्रमिक केंद्र में आ गए थे। इसकी महत्ता और उसके पारिश्रमिक के प्रति अब न्यायपूर्ण दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया गया। इसी के बाद जो है ढेर सारा श्रम से संबंधित कानून आए। अनेक देशों में श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई, और आईएलओ की जो है स्थापना हुई। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुई, और उसी के माध्यम से पूरे विश्व के जो है मजदूर एक हो, इस तरीके का भाव आया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखेंगे कि आर्थिक नियोजन जो प्रणाली उसने लागू की थी उसकी जो स्वीकृति थी, अन्य देशों में भी प्रभाव पड़ा, जैसे भारत में ही मैंने बताया आपको। फिर विश्व दो विचारधाराओं के गुट में विभाजित हो गया, पहले ही बता दिया हूँ। उसी का परिणाम था यह शीत युद्ध, क्योंकि शीत युद्ध इसी के बाद से शुरू हुआ, जो आपको 90 तक चला।
क्यों? क्योंकि दो पूंजीवाद के लोग समर्थक होने लगे, साम्यवाद के होने लगे, और दोनों में जो है अब काफ़ी क्या कहते हैं, तनाव पैदा होने लगा। इसी को शीत युद्ध करते हैं जी। शीत युद्ध मतलब कि हथियार से लड़ाई ना हो लेकिन वाक युद्ध हो। इसके बाद इसके कुछ सीमाएं भी थी, जैसे रूस में सर्वाधिकारवाद संस्कृति का विस्तार हुआ, जिससे स्वतंत्रता का हनन हुआ, अधिकारों का हनन हुआ। राज्य और दलीय निष्ठा को स्थापित करने के लिए आप देखेंगे कि निरंकुश तरीकों को अपनाया गया। आज भी देखने को मिलता है। आप चाइना में देखिए कि एक ही पार्टी की जो है सत्ता स्थापित है। रसिया में भी जो है इसी प्रकार का है। तो ये जो है ये क्या है? ये निरंकुशता को बताता है। लोकतंत्र तो उसको पूरी तरह नहीं कह सकते हैं। फिर स्टालिन की नीतियाँ उपयुक्त संदर्भ में समझा जाता है। जब आप स्टालिन को पढ़ेंगे तब उनकी नीति को समझेंगे तो पता चलेगा कि उसमें पूरे निरंकुशता का तत्व अवेलेबल है। इसी तरीके से आपको परिणाम का चर्चा करना है। ये काफ़ी विश्व में बड़ा प्रभाव जो है रूसी क्रांति ने डाला था। तो इसी को हम लोग आराम से लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में फिर मैं अगले टॉपिक का बात करूँगा। थैंक यू।